हेलो डियर स्टूडेंट, वंस अगेन वेलकम बैक टू ए स्क्वायर अकेडमी। हम लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट पार्ट थर्मोडायनेमिक्स कंप्लीट किया था। आज हम लोगों का टॉपिक है थर्मोकेमिस्ट्री। क्या पढ़ेंगे बेटा? ऑलरेडी डायनेमिक्स में तुम फ्लो ऑफ हीट पढ़ चुके हो, एनर्जी का ट्रांसफर पढ़ चुके हो, आइदर इन द फॉर्म ऑफ हीट, आइदर इन द फॉर्म ऑफ क्या बेटा, वर्क। अब थर्मोकेमिस्ट्री में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं कि अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो हीट का एनर्जी का ट्रांसफर होगा, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी और हीट इन ए केमिकल रिएक्शन, दैट पार्ट विल बी डिस्कस इन टॉपिक थर्मोकेमिस्ट्री। यही अपना टॉपिक भी है थर्मोकेमिस्ट्री। क्लियर? सिंपल शब्दों में बोलूँ थर्मोकेमिस्ट्री में होगा क्या, तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो एनर्जी का ट्रांसफर या हीट का ट्रांसफर होगा, या तो मैं हीट बोलूँ या तो एनर्जी बोल दूँ, दोनों एक ही चीज़ है। हीट एंड वर्क बोथ आर द फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी का ट्रांसफर कभी भी होगा तो किसके फॉर्म में हो सकता है? आइदर इन द फॉर्म ऑफ हीट, आइदर इन द फॉर्म ऑफ क्या बेटा, वर्क। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में एनर्जी का ट्रांसफर होगा, किसके फॉर्म में? हीट के फॉर्म में। उसी पार्ट को हम लोग किसमें पढ़ेंगे? थर्मोकेमिस्ट्री में। समझो कोई भी एक केमिकल रिएक्शन है तो उसमें एक पार्ट क्या होगा? रिएक्टेंट। आफ्टर केमिकल चेंज होने के बाद दूसरा पार्ट क्या मिलेगा? एक पार्ट होगा रिएक्टेंट, दूसरा पार्ट क्या होगा? प्रोडक्ट। अब रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट जाएगा। ऑलरेडी केमिकल रिएक्शन को हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ चुके हैं, टाइप ऑफ रिएक्शन वहाँ पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे दो चेंजेस हो सकते हैं, या तो इस सब्सटेंस का केमिकल चेंजेस हो सकता है, या तो इसका क्या हो सकता है? फिजिकल चेंज। या तो केमिकल चेंज हो या फिजिकल चेंज हो। इस केस में एनर्जी का कुछ ना कुछ क्या होगा? ट्रांसफर होगा। अब इसमें कितना एनर्जी का ट्रांसफर होगा, इसी को हम लोग किसमें पढ़ेंगे? थर्मोकेमिस्ट्री। एक बार देख भी लो, यहाँ लिखा भी है, इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री विच डील विथ ट्रांसफर ऑफ हीट बिटवीन केमिकल सिस्टम एंड इट्स क्या बेटा, सराउंडिंग, व्हेन ए चेंज ऑफ फेज और केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस विद इन द सिस्टम। नेक्स्ट पॉइंट है, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन अंडर विच रिएक्शन इज कैरिड आउट, क्वांटिटी ऑफ हीट ट्रांसफर इज रिलेटेड टू एनर्जी। हीट का ट्रांसफर किसके फॉर्म में? एनर्जी। और एनर्जी एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या बेटा? इंटरनल एनर्जी। एनर्जी एट कांस्टेंट प्रेशर क्या बेटा? इंथैल्पी। या जिसी को क्या बोलते हैं? इंथैल्पी। क्योंकि आमतौर पे जितने भी केमिकल रिएक्शन होता है हम उसको ओपन एटमॉस्फेयर में कराते हैं। कहाँ कराते हैं? और ओपन एटमॉस्फेयर का मतलब क्या हुआ? कांस्टेंट प्रेशर। और कांस्टेंट प्रेशर होने की वजह से इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंथैल्पी बोलते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन अंडर विच द रिएक्शन इज कैरिड आउट, द क्वांटिटी ऑफ हीट ट्रांसफर इज रिलेटेड, quantity of heat transfer is related to energy और enthalpy change due to change of state which occur in the क्या बेटा, system। कोई दिक्कत? कह रहा in this chapter, आप ध्यान से देख लो, we will introduce enthalpy of some specific reaction। जैसे कुछ रिएक्शन को हम लोग को इंथैल्पी को पढ़ना है। अब कभी भी रिएक्शन की इंथैल्पी की बात आए ना, समझो कोई भी एक केमिकल रिएक्शन है, उसमें जो हीट ट्रांसफर होगा कांस्टेंट प्रेशर पे, तो उसी को हम लोग हीट ऑफ रिएक्शन कह सकते हैं, या उसी को इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कह सकते हैं। क्या क्या पढ़ना है? तो एक पढ़ना है अपने को इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, अगर किसी कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा होगा उसमें जो हीट या एनर्जी का चेंज होगा उसी को क्या बोलेंगे? इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। दूसरा है इंथैल्पी ऑफ कंबशन। अगर किसी सब्सटेंस का अगर कंबशन हो रहा है, मतलब बर्निंग ऑफ एनीथिंग इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, उसको क्या बोलेंगे? कंबशन। कंबशन एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, उसमें जो भी हीट ट्रांसफर होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इंथैल्पी ऑफ कंबशन। किसी मॉलिक्यूल में अगर बॉन्ड टूट रहा है तो इसको क्या पढ़ेंगे? इंथैल्पी ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन, या इसको बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के नाम से भी बोलते हैं। और इंथैल्पी ऑफ क्या बेटा? न्यूट्रलाइजेशन। अगर 1 मोल ऑफ एसिड 1 मोल ऑफ बेस के साथ कंप्लीटली न्यूट्रलाइज करे तो उसी को क्या बोलते हैं? इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। तो ये जो रिएक्शन का नाम है उसमें हम लोग बेसिकली क्या पढ़ने वाले हैं? इस रिएक्शन में जो एनर्जी का चेंज होगा उसी को उस रिएक्शन के इंथैल्पी के नाम से जानते हैं। अब एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि थर्मोकेमिस्ट्री में पढ़ने क्या वाले हैं कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो हीट चेंज होगा उसी को हम लोग पढ़ेंगे। अब उसी थर्मोकेमिकल रिएक्शन में हीट चेंज के बेसिस पे रिएक्शन दो टाइप के होंगे। एक वैसा कोई केमिकल रिएक्शन होगा जिसमें हीट एब्जॉर्ब होगा, दूसरा वैसा कोई केमिकल रिएक्शन होगा जिसमें हीट क्या होगा? रिलीज होगा। जैसे तुम अगर पानी को गर्म करते हो तो हीट देना पड़ता है, और गर्म पानी ठंडा होता है तो हीट क्या होगा? लॉस होगा। तो केमिकल रिएक्शन में एनर्जी के बेसिस पे रिएक्शन दो टाइप के होते हैं। एक को बोलते हैं इंडोथर्मिक रिएक्शन, दूसरे को क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कह रहा है द बैलेंस केमिकल रिएक्शन विच गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट।
कोई भी बैलेंस केमिकल रिएक्शन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का एक फिजिकल स्टेट दे, फिजिकल स्टेट बताए, दूसरा हीट चेंज बताए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, थर्मोकेमिकल रिएक्शन। अगर रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का फिजिकल स्टेट तुम्हें पता नहीं होगा तो तुम एक्यूरेटली एनर्जी चेंज नहीं निकाल सकते हो। आगे कंबशन रिएक्शन जब मैं पढ़ाऊंगा तो तुमको बताऊंगा कि फिजिकल चेंज होने से भी क्या होता है, हीट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाता है, चेंज कर जाता है। फिजिकल स्टेट रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का पता होने के साथ साथ उसमें क्या होना चाहिए, एनर्जी का चेंज पता होना चाहिए। अब एनर्जी चेंज अगर पता कर सकते हो तो एनर्जी दो ही टाइप से हो सकता है, या तो एनर्जी रिएक्टेंट साइड होगी या तो क्या होगी, प्रोडक्ट साइड होगी। अगर एनर्जी रिएक्टेंट साइड होगी, समझो यहाँ पे लिख देता हूँ, रिएक्टेंट आर मतलब रिएक्टेंट गिव्स क्या बेटा, प्रोडक्ट। इस केस में हीट एब्जॉर्ब हो रही है। और दूसरा केस क्या हो सकता है, रिएक्टेंट गिव्स प्रोडक्ट प्लस क्या बेटा, हीट। इस केस में हीट क्या होगी, रिलीज होगी। बोलो भाई ना, दो ही चीज हो सकती है, या तो हीट रिएक्टेंट टाइप रिएक्टेंट साइड होगा तो बोलेंगे हीट एब्जॉर्ब हो रही है, या तो हीट प्रोडक्ट साइड होगा तो क्या बोलेंगे, हीट रिलीज हो रही है। यही दो टाइप के रिएक्शन भी होंगे। अब वन बाय वन पढ़ते हैं, इंडोथर्मिक क्या और एक्सोथर्मिक क्या। इंडोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन है जिसमें हीट क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी, हीट क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी। तो यही हो सकता है ना, ध्यान से समझना। ये रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट को क्या दिया, हीट, ये किस में चला गया, प्रोडक्ट। तो ये हीट होने के बाद ये कहाँ गया होगा, प्रोडक्ट में गया होगा। तो बताओ किसकी एनर्जी ज्यादा है, रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा है या प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है, प्रोडक्ट की ज्यादा है। इसकी जो भी एनर्जी होगी उसमें इतनी एनर्जी ऐड होने के बाद प्रोडक्ट बना होगा ना। तो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट में कौन ज्यादा एनर्जी पे होगा, प्रोडक्ट। और केमिस्ट्री में जिसकी एनर्जी ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, कम होती है, क्योंकि स्टेबिलिटी और एनर्जी का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रेशियो होता है। तो अगर कोई इंडोथर्मिक रिएक्शन है तो उसमें रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट में कौन ज्यादा स्टेबल होगा, रिएक्टेंट ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि रिएक्टेंट की एनर्जी क्या होती है, कम। इंडोथर्मिक रिएक्शन है, हीट को कहाँ लिखेंगे, रिएक्टेंट साइड लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे। दूसरी चीज, एनर्जी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में किसकी ज्यादा है, प्रोडक्ट की ज्यादा है। तो अगर इस रिएक्शन का मैं चेंज इन हीट निकालूं या चेंज इन हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, तो मुझे क्या हो जाएगा, हीट ऑफ प्रोडक्ट माइनस हीट ऑफ क्या करने पड़ेगा, रिएक्टेंट। और ये वैल्यू हमेशा क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। तो कई वे में हम लोग डिफाइन कर देते हैं इंडोथर्मिक रिएक्शन को। पहला रिएक्शन विच एब्जॉर्ब हीट, हीट क्या होगा इसमें, एब्जॉर्ब होगा, उसको क्या बोलेंगे, इंडोथर्मिक। इंडोथर्मिक रिएक्शन है तो इसका इंथैल्पी, हीट चेंज क्या होगा, पॉजिटिव होगा। चेंज इन हीट इज इक्वल टू इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस क्या बेटा, रिएक्टेंट। और प्रोडक्ट की इंथैल्पी रिएक्टेंट से ज्यादा होगी, इसलिए हीट क्या होगी, ज्यादा होगी। रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट में रिएक्टेंट की एनर्जी क्या है, कम, रिएक्टेंट की एनर्जी क्या है, कम। देखो स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट ज्यादा होगी, स्टेबिलिटी से क्या से, प्रोडक्ट से, कोई दिक्कत। और अगर ये ज्यादा स्टेबल है तो इसको तोड़ने के लिए ज्यादा हीट लगेगा। द प्रोडक्ट फॉर्म इन इंडोथर्मिक रिएक्शन आर इंडोथर्मिक प्रोडक्ट। और इंडोथर्मिक रिएक्शन में जो प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं उसको क्या बोलते हैं, इंडोथर्मिक प्रोडक्ट बोलते हैं। कह रहा है इफ मोर हीट इज एब्जॉर्ब देन प्रोडक्ट फॉर्म इन दिस रिएक्शन इज लेस स्टेबल। समझो अब ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है, समझो ये कोई एक रिएक्शन है, इसमें 10 जूल लिखने के बाद ये प्रोडक्ट मिल रहा है, कोई दिक्कत। और दूसरा ये एक रिएक्टेंट है, इसमें 100 जूल एनर्जी लगने के बाद ये प्रोडक्ट मिल रहा है, ये P1 और P2। तो तुमसे पूछेगा कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल होगा, P1 और P2 में से P1 ज़्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि देखो P2 की एनर्जी ज़्यादा होगी तो P2 की स्टेबिलिटी क्या होगी, कम। तो अगर दो इंडोथर्मिक रिएक्शन तुमको दे दे, दोनों का हीट ऑफ रिएक्शन दे दे और पूछे रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट में कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, तो इस केस में ये रिएक्टेंट ज़्यादा स्टेबल होगा, इस केस में ये प्रोडक्ट क्या होगा, ज़्यादा स्टेबल होगा। ये लाइन यही कह रहा है, इफ मोर हीट इज एब्जॉर्ब देन प्रोडक्ट फॉर्म इन दिस रिएक्शन इज क्या बेटा, लेस स्टेबल, एंड रिएक्टेंट इज क्या बेटा, मोर स्टेबल। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो ये दोनों रिएक्टेंट है तो हीट को कहाँ लिखा, रिएक्टेंट साइड। अगर हीट को प्रोडक्ट साइड लिखोगे तो कहाँ चला जाएगा, माइनस में। तो या तो हीट को डायरेक्टली रिएक्टेंट साइड लिखो या हीट को डायरेक्टली किधर लिख सकते हो, प्रोडक्ट साइड लिख सकते हो। और तीसरा चीज़ कि अगर किसी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करना है तो इंथैल्पी इंडोथर्मिक है तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ये तीनों तरीकों से तुम क्या कर सकते हो, रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब आ जाओ, पहले इसका एग्जाम्पल दिखा देता हूँ, इंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल कौन कौन सा है। पहला, जितने भी डिसोसिएशन रिएक्शंस होते हैं मोस्टली, कि कोई भी बिगर मॉलिक्यूल को अगर तोड़ते हो स्मॉलर मॉलिक्यूल में, फॉर एग्जांपल मैं ये ले लेता हूँ CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, इसको हीट कर दो, तुमको क्या मिलेगा, CaO प्लस क्या बेटा, CO2। तो ये डिसोसिएशन रिएक्शन है, बोलो। दूसरा क्या बेटा,
फ्यूजन रिएक्शन मेल्टिंग ऑफ आइस, वेपोराइजेशन रिएक्शन वाटर का लिक्विड का कहाँ जाना, वेपर में जाना, इंडोथर्मिक है। सब्लिमेशन रिएक्शन सॉलिड का डायरेक्टली गैस में जाना, ये भी क्या है, इंडोथर्मिक रिएक्शन है। एंड फोटोसिंथेसिस, तुमको पता है फोटोसिंथेसिस, बायो वाले बच्चे पढ़े होंगे प्लांट फिजियोलॉजी में, वो भी रिएक्शन क्या है, कोई दिक्कत समझ में आया, वो भी क्या है, इंडोथर्मिक रिएक्शन। अब आ जाओ एक्सोथर्मिक रिएक्शन की बात करते हैं। तो इंडोथर्मिक का जस्ट उल्टा होगा एक्सोथर्मिक, बोलो हाँ ना। तो अगर मैं एक्सोथर्मिक की बात करूं तो ये क्या है, रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट प्लस क्या होगा, हीट। तो रिएक्टेंट ने क्या किया होगा, हीट का लॉस किया होगा। तो इस केस में रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट में किसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा होगी, प्रोडक्ट की एनर्जी कम है। वैसे भी समझ लो प्रोडक्ट में ये हीट ऐड करने के बाद ये रिएक्टेंट के बराबर होता है, प्रोडक्ट में ये हीट ऐड करने के बाद ये किसके बराबर है, रिएक्टेंट के बराबर। तो अगर मैं इसका हीट चेंज निकालूं, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन की बात करूं, तो क्या होगा, इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, निगेटिव, क्योंकि प्रोडक्ट की एनर्जी कम है। इसलिए इस केस में प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी रिएक्टेंट से क्या होगी, ज़्यादा होगी। और दो अलग अलग एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, उसमें जिसमें ज़्यादा हीट रिलीज होगा उस केस में प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल होगा। और एक बार देख लो, रिएक्शन इन विच हीट इज इवॉल्व और कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का इंथैल्पी चेंज क्या होगा, निगेटिव होगा। तो इंथैल्पी चेंज क्या लिख सकते हो, इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। और इस केस में रिएक्टेंट की एनर्जी प्रोडक्ट से क्या होगी, ज़्यादा होगी। स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट में स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट से ज़्यादा स्टेबिलिटी ऑफ क्या होगा, प्रोडक्ट होगा, कोई दिक्कत। फिर क्या प्रोडक्ट फॉर्म इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन और कौन सा प्रोडक्ट, एक्सोथर्मिक कंपाउंड होते हैं। मोर हीट इज रिलीज, अगर जिस रिएक्शन में ज़्यादा हीट रिलीज होगा उस केस में वो प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल होगा। अब इसको रिप्रेजेंटेशन के लिए क्या कर सकते हैं, या तो हीट को क्या लिख सकते हो, प्रोडक्ट साइड, अगर हीट को रिएक्टेंट साइड करोगे तो माइनस में चला जाएगा, या रिएक्शन लिख करके डेल्टा एच को क्या लिखोगे, निगेटिव, तो भी रिएक्शन क्या हो जाएगा, एक्सोथर्मिक होगा। हाँ या ना, समझ में आया। अब एग्जांपल देख लो, सबसे पहला रिएक्शन कंबसन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन, किसी भी हाइड्रोकार्बन का ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्शन, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्शन करा दो, या किसी भी कंपाउंड का ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्निंग ही क्या कहलाता है, कंबसन। बर्निंग ऑफ एनीथिंग इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज कंबसन। तो पहला रिएक्शन कंबसन है। दूसरा कौन सा रिएक्शन है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जब एसिड बेस रिएक्शन तुम कराओगे, अगर एसिड का रिएक्शन बेस के साथ कराओगे तो तुमको क्या मिलेगा, सॉल्ट एंड वाटर। इस रिएक्शन में भी हीट रिलीज होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब देखो फोटोसिंथेसिस कौन सा रिएक्शन था, रिस्पायरेशन कौन सा रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक, इसलिए रिस्पायरेशन से हीट क्या होती है, एनर्जी बॉडी को मिलती है, हीट रिलीज होती है। नेक्स्ट फॉर्मेशन रिएक्शन। जनरली फॉर्मेशन रिएक्शन कैसा होता है, एक्सोथर्मिक होता है, लेकिन कुछ फॉर्मेशन रिएक्शन एंडोथर्मिक होता है एक्सेप्शनली, यहाँ पे तुमको लिखा हुआ है। जनरली फॉर्मेशन रिएक्शन कैसा होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, लेकिन कुछ फॉर्मेशन रिएक्शन एक्सेप्शन है जो एंडोथर्मिक होते हैं। पहला कैल्शियम कार्बन सल्फाइड का फॉर्मेशन, NCl3 का फॉर्मेशन, NO2 N2O NO2 और N2O4 का फॉर्मेशन, OF2 और O2F2 फॉर्मेशन। ये चार रिएक्शन तुम देख लो, इसमें जो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है वो क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। इसके अलावा जितने भी फॉर्मेशन रिएक्शन होते हैं ऑल आर एक्सोथर्मिक रिएक्शन, कोई दिक्कत नहीं। अब देख लो कंडीशन क्या क्या कह रहा है, सब इंपॉर्टेंट पॉइंट में कह रहा है, इफ कंडीशन आर नॉट गिवन, अगर रिएक्शन में कोई भी कंडीशन गिवन नहीं है तो उस कंडीशन में जो इंथैल्पी है उसको हम लोग स्टैंडर्ड इंथैल्पी लेते हैं। पढ़ाया था ना लास्ट लेक्चर में, डेल्टा जी और डेल्टा जी नॉट गिव्स फ्री एनर्जी और स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी चेंज। इफ कंडीशन आर नॉट गिवन देन डेल्टा एच इज कंसिडर्ड एज क्या बेटा, डेल्टा एच नॉट। फर्क दोनों में कुछ भी नहीं है, डेल्टा एच नॉट मतलब स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज। इफ थर्मोकेमिकल रिएक्शन आर मल्टीप्लाई बाई ए कोफिशिएंट, अगर किसी केमिकल रिएक्शन को अगर जिस कोफिशिएंट से, किसी भी सुटेबल इंटीजर से या किसी कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई या डिवाइड करोगे, सेम वही काम उसका क्या होगा, इंथैल्पी का होगा। जैसे ये रिएक्शन देख लो, H2 प्लस हाफ ऑफ O2 गिव्स H2O, तो यहाँ पे H2O के कितने मोल है, 1, तो इसका इंथैल्पी कितना है, -285। तो ये रिएक्शन अब कितने मोल के लिए लिखा हुआ है, 2 मोल के लिए, तो इंथैल्पी को भी कितना से मल्टीप्लाई करोगे, 2 से। तो अगर किसी भी केमिकल रिएक्शन को किसी कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई या डिवाइड करोगे, सेम काम तुम किसका करोगे, इंथैल्पी का। ये पहला चेंज है। दूसरा चेंज कह रहा है कि अगर किसी केमिकल रिएक्शन को तुम रिवर्स करोगे, ध्यान से देखो, ये रिएक्टेंट था, रिएक्टेंट को तुमने क्या दिया, हीट, ये किस में गया, प्रोडक्ट। इस रिएक्शन को उल्टा कर दो,
तो क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट गिव्स हीट प्लस क्या, रिएक्टेंट। तो इस केस में हीट एब्जॉर्ब हुआ है, तो ये कैसा है, एंडोथर्मिक। तो उल्टा करने पे हीट क्या हुआ, रिलीज हुआ, तो ये रिएक्शन कैसा हो जाएगा, एक्सोथर्मिक। तो अगर किसी रिएक्शन को तुम रिवर्स करते हो, अगर एक्सो है तो इंडो हो जाएगा, इंडो है तो एक्सो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर कहते हैं हीट ऑफ रिएक्शन, क्या बेटा, या इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो एनर्जी का चेंज होगा उसी को क्या बोलेंगे, हीट ऑफ रिएक्शन या इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। फिर से बोलता हूँ, किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो हीट का चेंज होगा उसी को हीट ऑफ रिएक्शन, और हीट ऑफ रिएक्शन अगर कांस्टेंट प्रेशर पे तो उसी को क्या बोलते हैं, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। अब ये दोनों हो सकता है, इंडोथर्मिक है तो एब्जॉर्ब होगा, एक्सोथर्मिक है तो हीट क्या होगा, इवॉल्व होगा। यही लिखा है, अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व और क्या बेटा, एब्जॉर्ब व्हेन नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट अकॉर्डिंग टू द बैलेंस केमिकल रिएक्शन हैड कंप्लीटली रिएक्टेड इज कॉल्ड एज क्या बेटा, हीट ऑफ रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन के 1 मोल के लिए, किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए कंप्लीट होने में जो हीट इवॉल्व और क्या होगा, रिलीज होगा, वही उसका क्या होगा, हीट ऑफ रिएक्शन होगा। अब ध्यान से देख लो, H2 प्लस O2 गिव्स क्या हो गया, H2। अब इस देखो H2O के लिए, H2 दो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन कितना, एक, इधर कितना है 2, तो हाफ मोल लिया। अब इस केस में देख लो, H2 प्लस O2 गिव्स क्या बेटा, H2O। अब यहाँ पे कितने ऑक्सीजन, एक, इधर कितने हैं 2, तो क्या ये रिएक्शन बैलेंस है। अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन के लिए हीट ऑफ रिएक्शन लिख ही नहीं सकते। इधर देखो H2O2 गिव्स H2O2, बैलेंस है। तो इन दोनों केमिकल रिएक्शन के लिए जो हीट का चेंज होगा वही इसका क्या कहलाएगा, हीट ऑफ रिएक्शन, या क्या कह सकते हैं, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। नोट करके एक पॉइंट है, हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर उसी को क्या बोलते हैं, इंथैल्पी, और हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम उसी को क्या बोलते हैं, इंटरनल एनर्जी। ये ऑलरेडी हम लोग थर्मोडायनेमिक्स से सीख करके आए। फिर है, हीट ऑफ रिएक्शन को कौन कौन सा फैक्टर इफेक्ट कर सकता है, हीट ऑफ रिएक्शन को कौन कौन सा फैक्टर इफेक्ट कर सकता है। इस पॉइंट में एक बात और याद रखना कि कभी भी तुमको हीट ऑफ रिएक्शन निकालना है, कभी भी तुमको क्या करना है, डिफिनेशन देख लो, अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व और एब्जॉर्ब व्हेन नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट अकॉर्डिंग टू द बैलेंस केमिकल रिएक्शन हैड कंप्लीटली रिएक्टेड। क्या रिएक्शन क्या होना चाहिए, कंप्लीटली रिएक्ट करनी चाहिए, तभी उसका तुम हीट ऑफ रिएक्शन क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। रिएक्शन को तुम किस कंडीशन पे कराते हो उससे भी हीट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, चेंज कर जाएगा। जैसे कोई भी केमिकल रिएक्शन को तुम 2 ही कंडीशन हो सकता है, या तो कांस्टेंट वॉल्यूम या कांस्टेंट प्रेशर। अगर कांस्टेंट वॉल्यूम है तो इंटरनल एनर्जी, कांस्टेंट प्रेशर है तो क्या होगा, इंथैल्पी। क्या इंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी अलग अलग होता है ना, ऑब्वियसली अलग अलग होता है। और यही था डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा E प्लस डेल्टा NG RT। और अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पे निकालोगे तो इंटरनल एनर्जी निकलेगा, कांस्टेंट प्रेशर पे निकालोगे तो इंथैल्पी निकलेगा, और दोनों की वैल्यू अलग अलग होती है, है ना। तो तुम अगर रिएक्शन का कंडीशन चेंज करोगे तुमको हीट ऑफ रिएक्शन क्या कर जाएगा, चेंज कर जाएगा। दूसरा फैक्टर है क्वांटिटी ऑफ रिएक्टेंट। अभी तुमने देखा कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को अगर किसी कोफिशिएंट इंटीजर से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे, इंथैल्पी भी क्या होगा, मल्टीप्लाई डिवाइड। यहाँ पे ये केमिकल रिएक्शन कितने मोल के लिए है, 1 मोल, और यहाँ पे ये कितने मोल के लिए, 2, तो क्या इसका इंथैल्पी अलग अलग होगा, क्या अलग अलग होगा। तो अगर क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस चेंज करेगा तो उस रिएक्शन में हीट चेंज भी क्या करेगा, चेंज करेगा। ये लिखा भी है, इफ रिएक्शन इज मल्टीप्लाई बाय कोफिशिएंट देन डेल्टा H विल बी आल्सो मल्टीप्लाई बाय दैट कोफिशिएंट। डिवाइड करोगे तो डिवाइड होगा, और डिवीजन भी टाइप ऑफ क्या है, मल्टीप्लिकेशन है। अगर किसी नंबर को या किसी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट को अगर 2 से डिवाइड करना है तो 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, वो भी सेम ही हुआ ना। थर्ड है फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। देखो जब मैंने थर्मोकेमिकल इक्वेशन बताया था तो कहा था फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट पता होना चाहिए। ये भी एक रिएक्शन है, H2 प्लस O2 गिव्स H2O। ये भी एक रिएक्शन है, H2 प्लस O2 गिव्स H2O। लेकिन यहाँ पे फिजिकल स्टेट क्या है, लिक्विड है, और यहाँ पे फिजिकल स्टेट क्या है, गैस। अब लिक्विड टू गैस जाएगा, क्योंकि पहला रिएक्शन जो है इसमें लिक्विड में, दूसरा रिएक्शन में किस में है, गैस। अगर लिक्विड से गैस में जाएगा तो क्या होगा, कुछ अमाउंट ऑफ हीट और क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा। अगर लिक्विड से गैस जाएगा तो कुछ अमाउंट ऑफ हीट और क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा। तो देखो इस केस में कितनी हीट रिलीज निकल रही है, 285। अब इसी का कुछ हीट क्या हो जाएगा, इस लिक्विड को गैस में जाएगा, तो देखो यहाँ पे जो एनर्जी है वो कम है।
मतलब यहाँ पे 285.8 किलो जूल एनर्जी रिलीज हो रही है, लेकिन यहाँ पे उससे कम रिलीज हो रही है, 242 किलो जूल एनर्जी रिलीज हो रही है। क्यों? क्योंकि कुछ अमाउंट ऑफ ये रिलीज हीट इस लिक्विड को वेपर में, गैस में लाने में क्या होगा, यूटिलाइज होगा। इसलिए फिजिकल स्टेट का पता होना जरूरी है। इफ फिजिकल स्टेट ऑफ प्रोडक्ट आर डिफरेंट देन देयर हीट ऑफ रिएक्शन ऑल्सो भी डिफरेंट। नोट 2 यही कह रहा है कि इक्वेशन 2 में H2O लिक्विड फॉर्म में है, तो उस केस में डेल्टा H लिक्विड फॉर्म में ज़्यादा नेगेटिव होगा, और अगर गैस फॉर्म में तो डेल्टा H क्या है, कम नेगेटिव है, क्योंकि कुछ रिलीज हीट उस लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने में क्या हुआ होगा, एब्जॉर्ब हुआ। फोर्थ कह रहा है एलोट्रोपिक फॉर्म। कौन सा फॉर्म? एलोट्रोपिक फॉर्म। अगर यही फॉर्मेशन ऑफ CO2 है, यहाँ पे तुम ग्रेफाइट से करा रहे हो, यहाँ पे किससे करा रहे हो, डायमंड से करा रहे हो, तो दोनों केस में देखो हीट अलग अलग है कि नहीं है। तो अगर एलोट्रोपिक फॉर्म चेंज कर रहे हो तो भी हीट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, चेंज होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? फिफ्थ है टेम्परेचर। फिफ्थ क्या है? टेम्परेचर। और ये तुम फिजिक्स में हीट पढ़ते हो, वहां पे ये तुमको डिटेल्स में पढ़ाया जाता है, किरचॉफ्स इक्वेशन। ये तुमको क्या पढ़ाया होता है, किरचॉफ्स इक्वेशन। किरचॉफ्स फिजिक्स में ही कई बार आते हैं। जब तुम फिजिक्स में करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ोगे तो वहां पे KCL KVL आएगा, है ना। किरचॉफ्स करंट लॉ, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, यहाँ पे किरचॉफ्स इक्वेशन है। क्या रहा है? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन हीट ऑफ रिएक्शन। अब हीट टेम्परेचर का भी इफेक्ट किस पे आ जाएगा, हीट ऑफ रिएक्शन पे। लो टेम्परेचर पे कराओगे तो अलग आएगा, हाई टेम्परेचर पे कराओगे तो अलग आएगा, लेकिन दोनों का कंडीशन अलग अलग है। एक है कांस्टेंट प्रेशर, दूसरा है कांस्टेंट वॉल्यूम। सिंपल क्या करना है, इंथैल्पी डिफरेंस अपॉन टेम्परेचर डिफरेंस लेना है। क्या लेना है? इंथैल्पी डिफरेंस अपॉन टेम्परेचर डिफरेंस। ये क्या है, डेल्टा H T2 माइनस डेल्टा H क्या बेटा, T1। नीचे में क्या है, T2 माइनस T1। इंथैल्पी एट टेम्परेचर 2 माइनस इंथैल्पी एट टेम्परेचर T1, टेम्परेचर T1। नीचे में टेम्परेचर डिफरेंस इज इक्वल टू क्या बेटा, डेल्टा CPM, मतलब कांस्टेंट प्रेशर पे मोलर हीट कैपेसिटी निकाला। डेल्टा H T1 क्या है, हीट ऑफ रिएक्शन एट टेम्परेचर T1। डेल्टा H T2 क्या है, हीट ऑफ रिएक्शन एट टेम्परेचर क्या बेटा, T2। सिमिलरली अगर ये कांस्टेंट वॉल्यूम पे निकालोगे तो H की जगह क्या आ जाएगा, E आ जाएगा। तो ये डेल्टा E T2 माइनस डेल्टा E T1 अपॉन, क्लियर? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ ये ना। तो सिंपल, अगर कभी तुमको क्वेश्चन है तो इस फॉर्मूला पे पुट करोगे, तुम क्वेश्चन क्या कर सकते हो, इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो अब तक जो मैंने पढ़ाया, ये तुमको पढ़ाया कि एनर्जी के बेसिस पे रिएक्शन दो टाइप के हो सकते हैं, एक एक्सो और इंडोथर्मिक, और उसके बेसिस पे हीट ऑफ रिएक्शन कैसे निकाल सकते हैं, और कौन कौन सा फैक्टर है जो हीट ऑफ रिएक्शन को क्या कर सकता है, इफेक्ट कर सकता है। यहाँ तक समझ में आ गया? अब यही है लॉ ऑफ थर्मोकेमिस्ट्री। अब थर्मोकेमिस्ट्री में कुछ लॉ तुमको पढ़ने, एक एक लॉ तुमको बता देता हूँ। थर्मोकेमिस्ट्री में कुछ लॉ पढ़ने, जिसमें से एक एक करके मैं तुमको लॉ बता देता हूँ। पहला लॉ है लेवोसियर एंड लैप्लास लॉ। क्या गया बेटा, लेवोसियर एंड लैप्लास लॉ। लेवोसियर एंड लैप्लास लॉ क्या कहता है कि अगर किसी केमिकल रिएक्शन को तुम रिवर्स करोगे, उल्टा करोगे, तो उस केस में रिएक्शन का नेचर क्या हो जाएगा, चेंज कर जाएगा। रिएक्शन का नेचर क्या होगा, चेंज। एक्सो है तो एंडो हो जाएगा, एंडो है तो एक्सो हो जाएगा। मतलब जो उसका हीट ऑफ रिएक्शन है, मैग्नीट्यूड वाइज वैल्यू सेम रहेगी, बट साइन क्या हो जाएगा, अपोजिट होगा। जैसे इस केस में CO2 का फॉर्मेशन हो रहा है, जिसको मैं कह सकता हूँ इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2, और इस केस में CO2 क्या हो रहा है, टूट रहा है, जिसको क्या बोल सकता हूँ, डिसोसिएशन ऑफ CO2। तो अगर ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक है तो ये प्रोसेस क्या हो जाएगा, एंडोथर्मिक। ये कहता भी है इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए कंपाउंड इज न्यूमेरिकली इक्वल टू इंथैल्पी ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ ए कंपाउंड। ये पहला रिएक्शन क्या है, फॉर्मेशन है, तो दूसरा रिएक्शन कौन सा है, डिकम्पोजिशन है। दोनों केस में इंथैल्पी की वैल्यू क्या है, सेम। तो न्यूमेरिकली मैग्नीट्यूड वाइज वैल्यू क्या होगी, सेम, बट साइन क्या हो जाएगा, अपोजिट होगा, क्योंकि रिएक्शन को क्या कर रहे हैं, रिवर्स कर रहे हैं। तो रिएक्शन का नेचर क्या करेगा, चेंज। जो एक्सो है इंडो होगा, इंडो है तो एक्सो होगा। इसी चीज को लेवोसियर एंड लैप्लास लॉ में। यहाँ तक समझ में आया? दूसरा क्या है, हेस लॉ क्या कहता है कि कोई भी एक रिएक्टेंट समझो ए है, पहले समझ लो। तो इस ए से तुमको क्या मिल रहा है, बी। अब किसी भी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जाने में तुम कई स्टेप हो सकते हैं, कई nth स्टेप हो सकते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाने में। समझो यहाँ पे एक बच्चा है यस,
पॉइंट ए पे, आफ्टर सम टाइम एस को जाना है पॉइंट बी पे। बताओ इसके बीच में कितने पाथ हो सकते हैं? देयर आर इनफाइनाइट पाथ। एक पाथ ऐसे हो सकता है, एक पाथ ऐसे हो सकता है, ऐसे जा सकता है, ऐसे जा सकता है, ऐसे जा सकता है। देयर आर इनफाइनाइट पाथ है ना। तो कहता है रिएक्शन जितने स्टेप में जाए या जितने तरीके से जाए, इंथैल्पी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर ये रिएक्शन ए टू बी जा रहा है तो इस केस में इंथैल्पी कितना है? डेल्टा एच, है ना। अब ये रिएक्शन कहाँ जा रहा है? दूसरे केस में ए टू सी एंड सी टू कहाँ जा रहा है? बी। तो इस केस में दोनों को ऐड कर दो, तो ये जो डेल्टा एच है ये डेल्टा एच वन और एच टू के क्या होगा? बराबर होगा। ये लिखा है। ए से डी में जा रहा है, डी से ई से कहाँ जा रहा है? बी में जा रहा है। इस केस में डेल्टा एच थ्री, डेल्टा एच फोर और डेल्टा एच फाइव है। तीनों को ऐड कर दो, एच थ्री प्लस एच फोर प्लस एच फाइव, ये किसके बराबर होगा? डेल्टा एच। कहने वाली बात यह है कि अगर किसी भी केमिकल रिएक्शन, अगर रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट जा रहा है, रिएक्शन जितने भी स्टेप में जाए या जितने तरीके से जाए, इंथैल्पी चेंज पे, एनर्जी चेंज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। द हीट चेंज इन ए कंप्लीट chemical reaction always remains same whether reaction completed in one step or क्या बेटा? मल्टीपल स्टेप। इसी लॉ को हम लोग क्या बोलते हैं? हेस लॉ। समझ में आया? रिएक्शन अगर एक से ज़्यादा स्टेप में होगा तो हर स्टेप के इंथैल्पी को तुम क्या करोगे? ऐड कर दोगे, तुमको फाइनल इंथैल्पी या फाइनल हीट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? मिल जाएगा। कोई दिक्कत? एग्जाम्पल से देख लो। कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या दे रहा है? CO2। तो C प्लस O2 गिव CO2, एक रिएक्शन ये हो गया। दूसरा, पहले कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके, जैसे ये देख लो, कार्बन कंबाइंड विथ हाफ ऑफ O2 गिव्स क्या दिया? CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। फिर जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये हाफ ऑफ O2 के साथ कंबाइन करके क्या दिया? इस केस में जो इंथैल्पी है ये कितना है? डेल्टा H1। और इस केस में जो इंथैल्पी है कितना है? डेल्टा H2। और ये केमिकल रिएक्शन डायरेक्टली अगर वन स्टेप में हो रहा है तो H1 और H2 को ऐड कर दो, तुमको क्या निकल जाएगा? डेल्टा H। तो यही है डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा H1 प्लस क्या बेटा? डेल्टा H2। रिएक्शन का स्टेप बढ़ने से इंथैल्पी पे कोई फर्क। कह रहा है हीट चेंज ऑफ ए रिएक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ स्टेप। अगर कोई केमिकल रिएक्शन का नंबर ऑफ स्टेप बढ़ता है तो हीट ऑफ रिएक्शन पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। दूसरा कहता है हीट चेंज फॉर ए रिएक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन इंटरमीडिएट पोजीशन, इट डिपेंड ओनली ऑन क्या बेटा? इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। इस केस में CO क्या बना? इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट किसको बोलते हैं? ऑलरेडी ऑर्गेनिक में तुमने पढ़ा होगा तो फिर से समझ लो। इस केमिकल रिएक्शन में कार्बन ऑक्सीजन से कंबाइंड होकर क्या बन रहा है? CO2। क्या CO कोई रिएक्टेंट या प्रोडक्ट है? तो किसी भी वैसे मल्टीपल स्टेप रिएक्शन में वैसा कोई स्पीसीज का फॉर्मेशन होना जो ना तो रिएक्टेंट हो ना तो प्रोडक्ट हो, मतलब वो बीच में बनते हैं और वापस से कंज्यूम हो जाते हैं, उसी फॉर्म को, उसी स्पीसीज को क्या बोलते हैं? इंटरमीडिएट बोलते हैं। क्लियर? तो कभी भी इंटरमीडिएट कैसा बना उस पर हीट ऑफ रिएक्शन का कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो ओनली रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट पे डिपेंड करते हैं। हीट चेंज ऑफ ए केमिकल रिएक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन क्या बेटा? टाइम ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन एक से ज़्यादा स्टेप में हो या 1 मिनट में हो या 10 मिनट में हो, कितना टाइम लग रहा है, कितना स्टेप लग रहा है, इन तमाम चीज़ों पे हीट ऑफ रिएक्शन, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन का कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है सिंगल स्टेप रिएक्शन ए गिव्स बी, इसका डेल्टा एच तुमको दिया हुआ है। कह रहा है मल्टीपल स्टेप रिएक्शन टू प्रोड्यूस बी फ्रॉम ए, प्रोड्यूस बी फ्रॉम क्या बेटा? ए। बी का फॉर्मेशन हो रहा है किससे? ए से। कितने स्टेप में हो रहा है? कई सारे स्टेप में। तो सर हर स्टेप की इंथैल्पी को ऐड कर दो, डेल्टा H1 प्लस क्या बेटा? H2 प्लस क्या बेटा? डेल्टा H3 प्लस क्या बेटा? इज इक्वल टू, यही तो हेंसलो कहता है। कोई दिक्कत? बोलना हाँ ना। थर्मोकेमिस्ट्री थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट भी है, इसके आगे भी कुछ क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन से पहले मैं तुमको एक हीट ऑफ रिएक्शन पढ़ा देता हूँ। जैसे कहते हैं ना कुछ टाइप ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे, जिसमें पहला रिएक्शन में ले रहा हूँ क्या बेटा? हीट ऑफ फॉर्मेशन, या इसी को क्या बोल सकते हैं? इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। कुछ नहीं करना है, डेल्टा एच हीट ऑफ रिएक्शन को बोलते हैं, तो इसको क्या कर दिया? डेल्टा HF या डेल्टा FH लिख दिया। डेल्टा एच मतलब इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, फॉर्मेशन है तो क्या लगा दिया? F लगा दिया। अब इसमें तुमको दो ही चीज़ याद रखना है।
कभी भी किसी कंपाउंड का फॉर्मेशन करना है, ध्यान से समझना, जैसे तुमको H2O का फॉर्मेशन करना है, तो इसके जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स एलिमेंट होंगे उसका प्योर फॉर्म से करेंगे। किससे करेंगे? प्योर, तभी वो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन करेगा। जैसे देख ध्यान से, CO2 बनाना है, तो CO2 को तुम ऐसे भी बना सकते हो ना, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाफ ऑफ O2, ये भी CO2 हो गया। और CO2 को तुम ऐसे भी बना सकते हो, C प्लस। तो कार्बन मोनोऑक्साइड में कॉन्स्टिट्यूएंट्स एटम क्या है? कार्बन और ऑक्सीजन। तो कार्बन अपने किस फॉर्म में होता है? कार्बन के फॉर्म में। और ऑक्सीजन किस फॉर्म में? O2 के फॉर्म में। क्या कार्बन कार्बन मोनोऑक्साइड के फॉर्म में होता है क्या? नहीं। तो इसको हीट ऑफ फॉर्मेशन या इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नहीं कहेंगे, इसको इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कहेंगे। सिर्फ 3 बातें याद रखना, बाकी तो मैं सब पढ़ाऊंगा ही। कभी भी किसी कंपाउंड का अगर हीट ऑफ फॉर्मेशन या इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन पढ़ना है तुमको, तो पहला, इंथैल्पी इज ऑलवेज डिसाइड फॉर कितने मोल के लिए? 1 मोल। तो उस कंपाउंड का 1 मोल बनना चाहिए। दूसरी चीज, उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट्स एटम का प्योर स्टेट से तुम कराओगे। क्लियर है? यही 2 चीज का याद रखना। कह रहा है इट इज द इंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, देखो 1 मोल ऑफ सब्सटेंस क्या बेटा? फॉर्म फ्रॉम इट्स एलिमेंट इन देयर मोस्ट एबंडेंट नेचुरली अकरिंग फॉर्म। किससे? उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स एलिमेंट का जो मोस्ट एबंडेंट नेचुरली अकरिंग फॉर्म में तुम उनसे बनाओगे, या स्टैंडर्ड स्टेट से बनाओगे, स्टेबल स्टेट। जैसे फॉर एग्जांपल द रेफरेंस स्टेट ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन एंड सल्फर। ऑक्सीजन किस फॉर्म में होता है? O2। कार्बन का प्योर एलोट्रोपिक फॉर्म, मोस्ट स्टेबल फॉर्म कौन सा है? ग्रेफाइट। अगर डायमंड से बनाएंगे तो गलत हो जाएगा। सल्फर का रोम्बिक सल्फर। जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट होगा उसका प्योर एलिमेंटल स्टेट से बनाओगे। जैसे H2O का इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन लिखना है तो क्या हो जाएगा? H2 प्लस हाफ ऑफ O2। HNO3 का लिखना है तो देखो, हाइड्रोजन लेंगे, नाइट्रोजन लेंगे और ऑक्सीजन लेंगे। एक हाइड्रोजन है तो हाफ ऑफ H2, क्योंकि H2 हमेशा, हाइड्रोजन हमेशा H2 के फॉर्म में होगा। अब इसको ऐसा नहीं कर सकते, सिंगल हाइड्रोजन नहीं लिख सकते। ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन हमेशा किस फॉर्म में होगा? O2 के फॉर्म में। 3 चाहिए तो 3/2 ले लिया। नाइट्रोजन कितना चाहिए? 1, तो N2 का हाफ मोल लिया। अगर मुझे NOH बनाना है तो किससे? सोडियम, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन लेंगे। ऐसा नहीं लिख सकते NaOH, क्या मिलेगा? इसको नहीं लिख सकते। हमेशा जिसका फॉर्मेशन कराना है उसका 1 मोल और उसके हर एलिमेंट अपनी प्योर एलिमेंटल फॉर्म से लेंगे। समझ में आ रहा है? क्या एप्लीकेशन ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन, इसका एप्लीकेशन क्या है? तो इससे तुम क्या कर सकते हो? किसी भी केमिकल रिएक्शन का तुम क्या निकाल सकते हो? इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के फॉर्म में, किसके फॉर्म में? रिएक्टेंट। इस केमिकल रिएक्शन को तुम कैसे लिख सकते हो? स्मॉल a मोल ऑफ A कंबाइंड विथ स्मॉल b मोल ऑफ B गिव्स स्मॉल c मोल ऑफ C एंड स्मॉल d मोल ऑफ क्या बेटा? D। अब इस रिएक्शन का मुझे हीट ऑफ रिएक्शन निकालना है। क्या निकालना है? इसका मुझे हीट ऑफ रिएक्शन निकालना है। तो प्रोडक्ट साइड C एंड D है, ये है ना C एंड D। तो इन दोनों का क्या ले लो? फॉर्मेशन ले लो। बोलो है ना? देखो, टोटल इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब फॉर्मेशन मोल, जो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कितने मोल के लिए दिया जाता है? 1 मोल। तो यहाँ पे C के कितने मोल हैं? C, तो देखो C इंटू इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C इंटू D इंटू इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ क्या बेटा? D। A इंटू इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ A, B इंटू इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ B। अगर नहीं समझ में तो मैं ऐसे लिख देता हूँ, X मोल ऑफ B A combined with Y mole of B gives M mole of C and N mole of D। अगर मुझे इसका डेल्टा H ऑफ रिएक्शन निकालना है तो क्या हो जाएगा? समेशन टोटल इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, तो डेल्टा H फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस इंथैल्पी डेल्टा H ऑफ फॉर्मेशन ऑफ। अब प्रोडक्ट साइड किसका फॉर्मेशन हो रहा है? C एंड D का। C के कितने मोल है? M, और D के कितने मोल है? N। तो क्या लिखोगे? M इंटू डेल्टा H फॉर्मेशन ऑफ क्या बेटा? C प्लस N इंटू डेल्टा H फॉर्मेशन ऑफ क्या? D। ये किसका हो गया? प्रोडक्ट का।
अब समझ में आया, क्योंकि फॉर्मेशन 1 मोल के लिए दिया जाता है और यहाँ पे इसके कितने मोल है, m और n। समझ में आ रहा है तो हाँ बोलो। माइनस रिएक्टेंट के लिए x इंटू डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ A प्लस y इंटू डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ B। क्या मेरी बात समझ में है? अरे हाँ या ना, कोई दिक्कत? अब इसी का कुछ पॉइंट देख लो क्या क्या बता रहा हूँ मैं तुमको। स्टैंडर्ड कंडीशन मीन्स प्रेशर कितना 1 एटमॉस्फेयर, टेम्परेचर कितना रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड। स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय, सिर्फ नोट लगा देना है, डेल्टा एच एफ, एफ मतलब एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, नोट लगा दिया तो क्या हो गया स्टैंडर्ड। If no condition is given, then value of delta HF is called as delta HF naught. Standard heat of formation of all the element in stable standard state is taken to as 0. कोई भी एलिमेंट अगर अपने प्योर फॉर्म में पाया जाता है तो तुमसे अगर मान लो H2 का पूछे तो हाइड्रोजन एग्जिस्ट किस फॉर्म में करता है, H2 के फॉर्म में, तो इसका स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होगा 0। कार्बन किस फॉर्म में होता है, ग्रेफाइट। तो अगर कोई एलिमेंट अपने प्योर एलिमेंटल फॉर्म में है तो उसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कितना हो जाएगा 0। समझ में, यही लिखा हुआ है। फिर कह रहा है कार्बन तुमको अगर लेना है तो कार्बन ग्रेफाइट के फॉर्म में लोगे, सल्फर रोम्बिक सल्फर के फॉर्म में लोगे, फॉस्फोरस P4 के फॉर्म में लोगे, ऑक्सीजन O2 H2, हाइड्रोजन H2 के फॉर्म में, ब्रोमीन Br2 के फॉर्म में, मेटल है तो सॉलिड के फॉर्म में लोगे, अगर मर्क्यूरी है तो लिक्विड फॉर्म में लोगे। क्या इतनी बात समझ में आया? और फॉर्मेशन रिएक्शन में भी एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक, किसी भी चीज़ का फॉर्मेशन एक्सो इंडो दोनों हो सकता है। क्या मेरी बात समझ में आई? अब इतना तुम सीख लियो तो तुमको मैं क्वेश्चन कराता हूं ताकि तुमको समझ में आए कि कैसे निकालते हैं। क्वेश्चन है हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, ध्यान से देख, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 एंड H2O आर -97 एंड -68 किलो कैलोरी पर मोल। ये क्या दिया हुआ है दोनों का फॉर्मेशन। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन को पढ़ करके रिएक्शन बनाना सीख लो। फॉर्मेशन है CO2 बनेगा 1 मोल, किससे, कार्बन ग्रेफाइट प्लस क्या बेटा O2। इसका फॉर्मेशन है तो डेल्टा HF कितना है -97 किलो कैलोरी पर। कोई दिक्कत? दूसरा H2O का है तो क्या बनेगा, H2O किससे, गैस प्लस क्या बेटा O2 गैस का कितना मोल, हाफ मोल। तो इसका डेल्टा HF एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कितना है -68 किलो कैलोरी। इसमें कोई दिक्कत? कह रहा है हीट ऑफ कंबशन ऑफ बेंजीन भी दिया हुआ है, हीट ऑफ कंबशन ऑफ। तो अब तुमको पता होना चाहिए कि बेंजीन किसको बोलते हैं, तो बेंजीन बोलते हैं C6H6। इसका कंबशन है तो कंबशन मतलब क्या, O2 के साथ रिएक्शन करते करते तुम सब कभी भी किसी कंपाउंड का अगर कंबशन कराओगे, मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हर कंपाउंड ऑक्सीजन से रिएक्ट करना चाहेगा, और हाइड्रोकार्बन के कंबशन से 2 ही प्रोडक्ट मिलते हैं, एक CO2 और क्या बेटा तो C6H6 क्या देगा, O2 प्लस C6H6 कंबशन है तो O2 के साथ रिएक्शन करेगा, क्या देगा CO2 एंड H2। कार्बन कितने हैं 6 तो 6 मॉलिक्यूल ऑफ CO2, हाइड्रोजन कितने हैं 6 तो 3 मॉलिक्यूल ऑफ H2। बोलो हाँ ही ना। अब 6 2 जा 12 और 12 एंड 3 15, तो ये कितना 15/2 O2। अब बेंजीन का कितना दिया है कंबशन -783 किलो कैलोरी क्या बेटा पर मोल दिया हुआ है। तो ये 3 रिएक्शन तुमको पता है जिसका एंथैल्पी तुमको दे रखा है। तो कह रहा है व्हाट विल बी द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन। तो हीट ऑफ फॉर्मेशन अगर मैं बेंजीन का लिखूं तो क्या हो जाएगा इधर, किससे, कार्बन ग्रेफाइट 6 कार्बन हो गया प्लस क्या लिखेंगे 3H2, तो इसका डेल्टा HF निकालना है। समझ में? मतलब 3 केमिकल रिएक्शन क्वेश्चन में था जिसका हीट ऑफ रिएक्शन दिया हुआ था, चौथे का पूछा। इतना समझ में?
तो कभी भी तुमको थर्मोकेमिस्ट्री में अगर इस टाइप के क्वेश्चन मिल जाए तो तुम्हें क्या करना है पता है क्या, कि सबसे पहले रिएक्शन, इन तीनों रिएक्शन, इसको मैं क्या ले लेता हूं, इक्वेशन 1, इसको क्या लेता हूं, इक्वेशन 2, इसको क्या लेता हूं, इक्वेशन 3, इसको क्या लेता हूं, इक्वेशन 4। 1 2 3 को तुम ऐसे अरेंज करो कि तुमको इक्वेशन 4 मिल जाए, है ना। तो देखो C6H6 किधर है, प्रोडक्ट साइड, ये किधर है, रिएक्टेंट साइड। तो मुझे इस रिएक्शन को उल्टा करना पड़ेगा, बोलो। अब देखो 6 कार्बन यही है, यहाँ कार्बन, लेकिन अपने को कार्बन कितना चाहिए, 6। इस रिएक्शन को 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर दो 6 से, बोलो, है ना। हाइड्रोजन कितने चाहिए, 3, और हाइड्रोजन इक्वेशन 2 में ही है। तो मुझे इस रिएक्शन को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इस रिएक्शन को 6 से, प्लस इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, और C6H6 एक ही चाहिए, तो इसको माइनस इक्वेशन क्या कर देंगे, 3। अब तीनों रिएक्शन को तुम ऐसे अरेंज करके देखो, तुमको फाइनली ये रिएक्शन मिल जाएगा। और जो काम रिएक्शन के साथ करेंगे वही काम उसकी एंथैल्पी के साथ करेंगे। रिएक्शन को मल्टीप्लाई किया 6 से, तो एंथैल्पी भी मल्टीप्लाई होगा 6 से। रिएक्शन को मल्टीप्लाई किया 3 से, तो एंथैल्पी भी मल्टीप्लाई होगा 3 से। रिएक्शन को उल्टा किया तो एंथैल्पी का साइन चेंज कर जाएगा, बोलो, है ना। तो मुझे इस रिएक्शन का फॉर्मेशन निकालना है, तो क्या हो जाएगा, -97 इंटू 6 प्लस -68 इंटू प्लस, अब इसको क्या करना पड़ेगा, प्लस करना, माइनस है ना, तो माइनस करने के लिए इसको उल्टा करेंगे तो कितना जाएगा, +783। बस देख लेना, सब किलो कैलोरी किलो कैलोरी किलो कैलोरी में है। तो ये जो आंसर आया, यही आंसर तुमको किलो कैलोरी में आ गया, यही तुम्हारा क्या हो गया, समझ में। तो थर्मोकेमिस्ट्री में कभी भी तुमको न्यूमेरिकल अगर आता है तो पहले रिएक्शन को लिखने सीखना, और रिएक्शन को ऐसे अरेंज करो कि तुमको वो रिएक्शन। कैलकुलेट हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन, वापस हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन पूछा है, तो क्या हो जाएगा, 6C + 3H2 गिव C6H6, डेल्टा इसका डेल्टा HF निकालना है। कह रहे हैं -3286 -393.5 and 285.8 किलोजूल पर मोल आर हीट ऑफ कंबशन ऑफ बेंजीन, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 एंड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O। सेम वही क्वेश्चन जो अभी कराया था, बोलो, है ना। तीनों का तुमको क्या दिया हुआ था, कंबशन, तुमको हीट ऑफ फॉर्मेशन निकालना है। तो मैं रिएक्शन लिख देता हूँ, तुम ध्यान से कहना। हीट ऑफ कंबशन ऑफ बेंजीन, C6H6 को O2 के साथ रिएक्शन करा दो, कितना, 6CO2 प्लस क्या बेटा, 3H2। तो इसका डेल्टा H हीट ऑफ रिएक्शन कितना है, -3268। दूसरा हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2, इसका डेल्टा H ऑफ रिएक्शन कितना है, -393.5 एंड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2 क्या मिलेगा बच्चे, H2O किससे, H2 प्लस हाफ ऑफ O2 से। इसका डेल्टा H तुमको दिया हुआ है -285.8। अब इन तीनों रिएक्शन को ऐसे अरेंज करो कि तुमको ये इक्वेशन मिल जाए, और रिएक्शन को अरेंज करने के लिए जो काम तुम करोगे वही काम उसकी एंथैल्पी के साथ करना। क्या आपको समझ में आया। चलो एक और लास्ट क्वेश्चन देख लो। कह रहा है कैलकुलेट इंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ इथाइलिन गैस to form CO2 and H2O gas at 298 Kelvin and 1 atmospheric pressure. Enthalpy of formation of CO2, H2 and C2H4 are this and this. ये तुमको इंथैल्पी ऑफ क्या दिया हुआ है, फॉर्मेशन। तो तुम क्या कर लो, पहले C + O2 gives CO2, H2 + half of O2 gives क्या बेटा, H2O, C2H4, 2C + 2H2, ये तीन रिएक्शन हो गया। इसका इंथैल्पी तुमको कितना कितना दिया हुआ है, इसका डेल्टा H -393 पॉइंट कितना 7
इसका डेल्टा एच माइनस 241.8, इसका डेल्टा एच 52.3 दिया हुआ है। तुमसे क्या पूछा है? इंथैल्पी ऑफ कंबसन ऑफ इथाइलिन। तो इथाइलिन मतलब क्या? C2H4 का रिएक्शन किसके साथ? O2 के साथ। तो क्या हो जाएगा? 2 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 प्लस 2 मॉलिक्यूल ऑफ क्या बेटा? H2O। इसका डेल्टा H पूछा, इंथैल्पी ऑफ कंबसन ऑफ रिएक्शन, तो डेल्टा H ऑफ रिएक्शन पूछा। 2 2 जा 4 और 2 6, तो ये 3 हो गया। अब क्या करो? इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 ले लो। अब इस इक्वेशन को देख करके तुमको इक्वेशन को क्या करना है? अरेंज करना है कि किसको किधर अरेंज कर सकते हैं। अब इस इक्वेशन में C2H4 किधर है? प्रोडक्ट रिएक्टेंट साइड, तो मुझे इस रिएक्शन को उल्टा करना पड़ेगा, रिएक्शन 3 को। 2CO2 किधर है? प्रोडक्ट साइड, तो मुझे इस रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखो 2CO2, 2H2O किधर है? प्रोडक्ट साइड, तो इसको भी 2 से मना करना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा? इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई क्या बेटा? 2, तो प्रोडक्ट मिल गया। माइनस क्या करना पड़ेगा? इक्वेशन 3, क्योंकि अपने को C2H4 रिएक्टेंट साइड चाहिए, यहाँ क्या है? प्रोडक्ट साइड, तो माइनस इक्वेशन 3, तो तुमको इस रिएक्शन का डेल्टा H ऑफ रिएक्शन मिल जाएगा, या इसी को डेल्टा H ऑफ इंथैल्पी ऑफ कंबसन भी कह सकते हो। हाँ या ना? कोई दिक्कत? तो डेल्टा H कंबसन ऑफ C2H4 इजिकल टू, तो कितना आ जाएगा? 393.7 इंटू 2 प्लस 241.8 इंटू 2 माइनस कितना? इसको माइनस करना पड़ेगा, तो माइनस कितना बेटा? 52. इसको उल्टा करेंगे, इसको उल्टा करेंगे तो ये माइनस हो गया ना, तो ऑलरेडी तो माइनस यहाँ किया है सर। इक्वेशन 3 को माइनस किया है, उल्टा करके माइनस किया ना, तो माइनस क्या? तो उल्टा हो गया, तो इंथैल्पी भी माइनस हो गया। समझ में आया? ये तुम्हारा क्या आ गया? तो आज की क्लास में मैं तुमको थर्मोकेमिस्ट्री क्या होते हैं, हीट का एक्सचेंज, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक बता दिया, फिर हीट ऑफ रिएक्शन तुमको बताया, कौन कौन सा फैक्टर इफेक्ट करता है वो बता दिया, हेस लॉ बता दिया, लेवोसियर लॉ बता दिया, और हीट ऑफ फॉर्मेशन बता दिया, और इस पर क्वेश्चन कैसा तो वो भी बता दिया। बचे हुए जो रिएक्शन है, इंथैल्पी ऑफ टोटलाइजेशन, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, ये हम लोग अगले क्लास में कंटिन्यू करेंगे। क्लियर है? लेक्चर तो भी ध्यान से सुन करके समझ कर लिखना। थर्मोडायनेमिक्स कॉन्सेप्चुअल पार्ट है, थर्मोकेमिस्ट्री थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट है। अगले क्लास में मैं पढ़ाऊंगा, कॉन्सेप्ट इतना ही रिपीट होगा, कोई दिक्कत? मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर टुडे, बाय बाय, थैंक यू ऑल ऑफ यू।